पापा जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस यही कहना चाहती थी कि आप इस वक्त आइसक्रीम लेकर आ गए जब सोनू के खाना खाने का समय था। आपके हाथ में आइसक्रीम देखकर सोनू ने खाना खाना छोड़ दिया और आइसक्रीम खाने की जिद करने लगा, और मेरे आइसक्रीम ना देने पर उसने रो रो कर घर सिर पर उठा लिया। ना चाहते हुए भी मुझे उसे आइसक्रीम देनी ही पड़ी। कोमल बोली। कोमल के ससुर किशोर जी बोले, बहू, तुम्हारे बोलने का क्या मतलब था मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अब तुम पति पत्नी को मेरा घर में कुछ भी लाना अखरेगा ही ना। मैं कुछ कमाता जो नहीं हूँ, अच्छे से जानता हूँ। बूढ़े माँ बाप बच्चों पर बोझ होते हैं, सब जगह यही तो हो रहा है। तो मेरा घर इस बात से कहाँ अछूता रहेगा। आज बच्चे के लिए एक आइसक्रीम क्या लेकर आ गया, वो भी तुमसे देखा ना गया, और इतनी छोटी सी बात पर तुमने मुझे इतना सब सुना दिया। किशोर जी का बेटा सौरभ बोला, पापा, आप हर बात का मतलब गलत ही क्यों निकालते हैं। कोमल सिर्फ यही कह रही थी कि आप सोनू के लिए आइसक्रीम लाए, वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि आपने उसको खाना खाते समय आइसक्रीम क्यों दिखाई, उस वजह से उसने खाना खाना छोड़ दिया। इसके अलावा कोमल का कुछ और मतलब नहीं था, और आप बेवजह बात को क्यों बढ़ा रहे हैं। आप जब से भैया भाभी के घर से आए हैं तब से देख रहा हूँ, आपका व्यवहार बहुत अलग हो गया है। मैंने और कोमल ने आपके लिए कभी ऐसी बातें नहीं सोची जो आप खुद से ही सोचे जा रहे हैं। कोमल बोली, पापा जी, फिर भी अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आगे से मैं आपसे ऐसे कभी बात नहीं करूंगी। किशोर जी बिना कुछ जवाब दिए अपने कमरे में चले गए। कोमल ने सौरभ से कहा, सौरभ, इस बार जब भैया भाभी पापा जी को यहाँ छोड़ने आए थे तो सौम्या भाभी मुझे नसीहत दे रही थी कि पापा जी के सामने जितना चुप रहोगी उतना ही तुम फायदे में रहोगी। कोमल, पापा जी का स्वभाव दिन ब दिन बहुत चिड़चिड़ा होता जा रहा है, इसलिए जितना हो सके उतना उनसे कम ही बात करना, और किसी चीज के लिए उन्हें रोकना टोकना तो बिल्कुल मत। मैं तो कहती हूँ जल्दी से इन्हें गांव वापस भेज देना, ताकि तुम लोगों को भी इनसे जल्दी छुटकारा मिले। अभी थोड़े दिन मन मार कर रह लो इनके साथ, बाद में गांव की टिकट करवा देना इनकी। हाँ कोमल, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि शायद बाबूजी का भैया भाभी के घर भी कुछ ऐसा ही रवैया रहा होगा। तभी हमारे फोन पर तुरंत भैया भाभी बाबूजी को यहाँ छोड़ने आ गए, सौरभ बोला। अगले ही पल कोमल ने सौम्या भाभी को फोन किया और कहने लगी, भाभी, आप तो बिल्कुल सही कह रही थी। पापा जी का स्वभाव तो अब बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। माँ जी के जाने के बाद पापा जी अकेले भी तो हो गए हैं। उधर से सौम्या भाभी बोली, बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं कोमल, इसीलिए बेहतर यही होगा कि उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाए, और पापा जी तुम्हारे साथ भी नहीं रहना चाहते हो तो उन्हें गांव भेज देना। कोमल बोली, हाँ भाभी, अगर वो गांव जाना चाहें तो अपनी खुशी से जा सकते हैं। वैसे भी उनकी रोज रोज की चिड़चिड़ाहट कौन सहन करेगा। वहीं दूसरी ओर सौरभ के बड़े भाई राजीव का सौरभ के पास फोन आता है और वो कहता है, क्यों सौरभ, कैसी चल रही है तुम्हारी बाबूजी के साथ। सौरभ बोला, बाबूजी जब से आपके घर से आए हैं तब से कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़े हो गए हैं। राजीव भी सौरभ को नसीहत देने लगा, सौरभ, ये बूढ़े लोग धीरे धीरे नाक में दम कर देते हैं भाई। मेरी मान तो उन्हें वापस गांव की ट्रेन में रवाना कर दे। सौरभ बोला, हाँ भैया, देखता हूं। थोड़ी देर बाद जब कोमल शाम को पापा जी के कमरे में उन्हें चाय देने पहुंची तो देखा पापा जी माँ जी की फोटो को हाथ में लिए बच्चों जैसे रो रहे थे। कोमल को ये देखकर पापा जी के लिए बहुत बुरा लगा। वो बोली, मैं समझ सकती हूँ पापा जी, माँ जी के जाने के बाद आप बहुत अकेले हो गए हैं, मगर आप चिंता मत करिए, यहाँ मैं, आपका बेटा और पोता सब आपको बहुत प्यार करते हैं। आप अपने आप को कभी अकेला मत समझिएगा। किशोर जी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, तुम और सौरभ भी मेरी प्रॉपर्टी के लिए मुझे साथ रख रहे हो ना। कोमल पापा जी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर आश्चर्यचकित रह गई और बोली, पापा जी, पहली बात तो हम आपके साथ रह रहे हैं, ना कि आपको हम रख रहे हैं, और दूसरी बात, आप कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। किशोर जी बोले, मेरे बड़े बेटा बहू राजीव और सौम्या, जिन पर मैं आंख मूंद कर विश्वास करता था, वे लोग मेरे गांव के घर और खेती बाड़ी को बेचकर यहाँ अपने लिए सुख सुविधाएं खरीदना चाहते थे, इसीलिए तो मुझे गांव से साथ लेकर आए थे। पापा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। सौम्या भाभी तो मुझे भी हमेशा अच्छी नसीहत देती है, और उन्होंने ही मुझे बताया कि धीरे धीरे आपका व्यवहार बहुत बदल चुका है। कोमल बोली। किशोर जी बोले,
यही तो खासियत है मेरे बड़े बेटा बहू की। लोगों के सामने उनका कुछ और ही चेहरा है। जब वे दोनों मुझे घर लेने आए थे, आस पड़ोस के लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सभी कह रहे थे, किशोर तू तो बड़ा किस्मत वाला है, तेरे दो दो बेटे हैं। मैं जानता था सौरभ और तुम्हारे घर की परिस्थिति ठीक ठाक है, इसीलिए यहाँ कर तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता था। मगर बड़ा बेटा राजीव और सौम्या, उनके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं, इसीलिए मैं भी गांव से उन दोनों के साथ यहाँ शहर आ गया। बहू, तुम तो जानती ही हो, मुझे रोज सवेरे जल्दी उठने की आदत है। यहाँ तो तुम सवेरे जल्दी उठकर मेरी चाय भी बना देती हो, मगर वहां मैं सवेरे उठकर अपनी चाय खुद बनाता था। चलो कोई बात नहीं, मुझे चाय बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। मगर जब सौम्या उठती थी और वो सिंक में रखे चाय के बर्तन देखती थी तो झल्ला उठती थी। कहती थी, पापा जी आप अपने लिए अगर चाय बना सकते हैं तो अपने ये बर्तन भी साफ कर दिया कीजिए ना। जब भी उठकर देखती हूँ चाय की छन्नी में पत्ती यूं ही पड़ी दिखती है। उसकी वजह से कितने मच्छर हो जाते हैं जानते हैं आप। आगे से अपने चाय के बर्तन धोकर रखिएगा, ताकि सुबह उठते ही मुझे सिंक में ये बर्तन ना देखने पड़े। वैसे भी काम वाली दोपहर तक आती है। हम दोनों पति पत्नी को तो चाय पीने की आदत ही नहीं है। हम लोग तो सुबह रोज जूस ही लेते हैं, आपको पता भी है। इसके बाद से मैं अपनी चाय बनाकर अपने बर्तन भी धो देता था, ताकि बहू को मुझसे नाराजगी ना हो। एक दो बार गांव जाने की बात की तो राजीव बहुत प्यार से बोला, बाबूजी आपको यहाँ कोई दिक्कत हो रही है क्या? मैं एक अच्छा बेटा नहीं हूँ क्या? सौम्या एक अच्छी बहू नहीं है? ये सुनकर मैं कुछ नहीं कह पाता था। सौम्या का बर्ताव घर में मेरे लिए बहुत अलग रहता था और पति के सामने बहुत अलग। पहले तो मुझे यही लगता कि मेरा बेटा राजीव तो अच्छा है, बहू थोड़ी नकचड़ी है बस। मगर उस दिन जब मैंने राजीव और सौम्या की बातें सुनी, मेरे पांव वहीं ठिठक गए। सौम्या राजीव से कह रही थी, तुम्हारे पापा के लिए रोज रोटी सब्जी बनाओ और दाल चावल बनाओ। राजीव तुम तो जानते ही हो, मुझसे ये अलग अलग खाना नहीं बनता। हम दोनों और हमारे बच्चों को वैरायटी वाला खाना चाहिए होता है, जो कि मैं पहले भी बनाती थी और अब भी बनाती हूँ। मगर तुम्हारे बाबूजी के लिए अलग से रोटी दाल चावल बनाओ। कभी इन्हें करेले की सब्जी खानी होती है तो कभी टिंडे की। तुम तो जानते ही हो, बच्चों को ऐसा खाना बिल्कुल नहीं पसंद है। अब मुझसे ये पापा जी को रखना झेला नहीं जाता। तुम उनसे वो गांव के घर और खेती बाड़ी की बात क्यों नहीं कर लेते? एक बार बस वो पैसा हमें मिल जाए, फिर इन्हें भेज देना तुम्हारे भाई के घर। राजीव बोला, सौम्या तुम तो जानती हो सौरभ कैसे गुजारा करता है। उसकी आमदनी इतने तक ही सीमित है कि वो अपने घर का खर्चा उठा सके। ऐसे में वो बाबूजी को कैसे रख पाएगा? हमें अगर बाबूजी की प्रॉपर्टी चाहिए तो बाबूजी को भी तो रखना ही पड़ेगा ना। एक बार ये प्रॉपर्टी हमारे हाथ आने दो, फिर चाहे तुम बाबूजी के साथ कैसा भी व्यवहार करो, मगर तब तक उन्हें अच्छे से रखो ताकि वे सब कुछ हमारे नाम कर दें। सौम्या बोली, राजीव जो भी करना है जल्दी करो। मुझसे तुम्हारे बाबूजी के लिए अलग खाना बनाना अब नहीं होगा। वैसे भी जब से ये हमारे घर आए हैं, घर में मनहूसियत छा गई है। चाहकर भी खुश रहने का मन नहीं करता। किशोर जी ये सब कहते हुए रो पड़े और बोले, मैं नहीं जानता था कि मेरा अपना खून मुझे धोखा देगा। मैं कमरे के बाहर से ये सब बातें सुनकर वापस मुड़ गया। मैं बेटे बहू को जताना नहीं चाहता था कि मैं सब कुछ सुन चुका हूं। फिर मैंने अपना व्यवहार रूखा बना लिया ताकि वे दोनों मुझसे परेशान हो जाए। बात बात में चिड़चिड़ाहट करने लगा। एक बार जब राजीव और सौम्या ने गांव के घर और खेतों को बेचने की बात निकाली तो मैंने रूखेपन से कह दिया कि मेरे जिंदा रहते हुए मैं कुछ नहीं बेचूंगा। मेरी जब इच्छा होगी तब मैं वापस गांव जाकर रहूंगा। राजीव और सौम्या ने मुझे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी जिद पर अटल रहा। बस उस दिन के बाद उन दोनों को मेरा वहां रहना पल पल खटकने लगा। तुम्हारा और सौरभ का जब मुझे फोन आया और तुम लोग मुझे अपने पास बुलाने की जिद करने लगे तो सौम्या बोली, पापा जी सौरभ और कोमल बहुत जिद कर रहे हैं तो मैं और राजीव आपको कल छोड़ के आ जाएंगे। अब वहां रह लीजिए, और अगर सौरभ आपका खर्चा ना निकाल पाए तो गांव चले जाइएगा। वहां तो वैसे भी आपने एक बाई लगा रखी है जो आकर घर की सफाई और खाना भी बना देती है। मैं कुछ नहीं बोला। मैं जान चुका था राजीव और सौम्या अब मुझे साथ नहीं रखेंगे, क्योंकि मैं अपनी प्रॉपर्टी में से उन्हें कुछ भी नहीं दूंगा। यहाँ आए मुझे 2 महीने हो चुके हैं। तुमने और सौरभ ने मेरा पल पल ध्यान रखा है, मैं जानता हूँ। बस मैं तुम्हारे भैया भाभी के रवैये से इतना नाराज हो चुका था कि वो चिड़चिड़ाहट यहाँ भी कभी कभी मेरे मुंह पर आ जाती थी। फिर भी तुमने और सौरभ ने संयम से काम लिया, इसीलिए मन किया और आज तुम्हारे सामने सारे राज खोल कर रख दिए। कोमल बोली, पापा जी
आप मुझे और सौरभ को कभी गलत मत समझिएगा। हाँ, ऐसा बहुत जगह देखने को मिलता है कि बच्चे माँ बाप को नहीं रखना चाहते, मगर सब बच्चे एक जैसे नहीं होते पापा जी। कोमल शाम का खाना बना ही रही थी कि तभी उसके पास सौम्या भाभी का फोन आया। वे बोली, क्या हुआ कोमल, पापा जी गांव चले गए? मैं तो कहती हूँ अब उन्हें वापस भेज दो, इसी में तुम्हारा फायदा है। कोमल बोली, भाभी मुझे आपकी नसीहत नहीं चाहिए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैंने कभी रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा। मुझे लगता है पापा जी को भला बुरा कहने से पहले आपको एक बार अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। रिश्तों में फायदा नुकसान देखना शायद आपका काम होगा, हमारा नहीं। हम तो बस इतना जानते हैं कि जो माँ बाप अपने बच्चों को बचपन में पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उनके बुढ़ापे में अगर हम उनसे स्वार्थ पूर्ति के लिए रिश्ता रखते हैं तो हमसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं। सौम्या ने फोन रख दिया और पति राजीव से बोली, लगता है अब तो तुम्हारे बाबूजी की प्रॉपर्टी सौरभ और कोमल हथिया कर ही दम लेंगे, तभी तो ऐसी मीठी मीठी बातें कर रही है कोमल। राजीव बोला, हमें जिस बात का डर था सौम्या वही हुआ। हमने तो सौरभ और कोमल से कहा था बाबूजी को जल्दी गांव भेज दे। हम यही तो चाहते थे कि अगर बाबूजी हमें अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं देना चाहते तो कहीं वो सब कुछ सौरभ को ना दे दे। इसीलिए तो सौरभ और कोमल पर बाबूजी को जल्दी गांव वापस भेज देने का दबाव बना रहे थे। सौम्या, काश तुमने थोड़े दिन बाबूजी को अच्छे से रख लिया होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। अब सब कुछ हमारे हाथों से चला जाएगा, देखना, सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से। सौम्या बोली, राजीव घर में रहकर देखो तब तुम्हें समझ आएगा एक इंसान का काम कितना बढ़ जाता है। तुम्हारा क्या है, दिन भर ऑफिस में कुर्सी पर एसी की हवा खाते हो और यहाँ रसोई में हमें तपना पड़ता है। उस पर से तुम्हारे बाबूजी के 100 नखरे वो अलग। सौम्या, अब तुम रहने ही दो। तुमको एक काम दिया था, तुम तो वो भी ठीक से नहीं कर पाई। दोनों पति पत्नी एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर झगड़ने लगे। सौम्या और राजीव अब तक ये बात नहीं समझ पाए थे कि सब लोग उनके जैसे नहीं होते। आज सालों बीत चुके हैं। बाबूजी के गांव का घर और खेती बाड़ी सब कुछ गांव में ही सलामत है और यहाँ दिन ब दिन सौरभ की तरक्की हो रही है, क्योंकि उसके सिर पर उसके बाबूजी का आशीर्वाद जो है, उसके बाबूजी की दुआएं जो है। दोस्तों, माता पिता की दुआओं से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता, इसलिए हो सके तो दुआएं कमाएं। बहुत से बच्चे अपने माता पिता को सिर्फ इसलिए अपने साथ रखते हैं ताकि उन्हें उनकी प्रॉपर्टी मिल सके, मगर दूसरी ओर ऐसे बच्चे भी हैं जो निस्वार्थ भाव से अपने माता पिता की सेवा करते हैं और सच्ची सेवा वही है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।